Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. हेलो स्टूडेंट्स, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं अनादि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम आपको अपने टॉपर से मिलवाते हैं, तो आज हमारे साथ शुभम बंसल जी मौजूद है यहाँ पे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने एग्ज़ाम क्रैक किया जो कि अभी जो भी देख रहे हैं व्यूवर्स, उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम है। अपकमिंग मेंस का एग्ज़ाम भी है, तो हम उसी पे आपसे चर्चा करेंगे, थोड़ी जानेंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में और कैसे आपने प्रिपरेशन की, क्या क्या हर्डल्स आपको फेस करने पड़े। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपका बैकग्राउंड कैसा था, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और ये सिविल सर्विस में आने का जो आपका सपना था, ये कैसे आपके दिमाग में आया कि नहीं मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं दिल्ली आईएएस और दिल्ली आईएएस के इस मंच को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। मेरा बैकग्राउंड, मैं ना बलरामपुर ज़िले के एक राजपुर तालुका है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मेरी अर्ली एजुकेशन भी वहीं से हुई थी। 12th तक मैंने वहीं से पढ़ाई की है और उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग की लहर थी, वो तो जान रहे हैं सभी। जी बिल्कुल। तो इंजीनियरिंग की उस लहर में हम भी बह गए और फिर मैं रायपुर में आरआईटी कॉलेज रायपुर से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। 2016 में मैं वहाँ से पास आउट हुआ। एक साल मैंने वहाँ पे फिर जो है प्राइवेट कंपनी में मैं एज अ साइट इंजीनियर भी मैंने काम किया। ओके। जून 2017 के बाद से मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। सिविल सर्विसेज में मेरा जो फर्स्ट जो इसके बारे में जानना हुआ ना, वो 2009 में मैं क्लास 9th में पढ़ता था। तो हमारे स्कूल में उस वक्त के जो आईएएस थे और हमारे यहाँ की फर्स्ट पोस्टिंग लेकर के एसडीएम बन गए थे, श्री भीम सिंह साहब, वो हमारे स्कूल आए थे। तो उनसे थोड़ा इंटरेक्शन हुआ, वो आईएएस थे। मजे की बात, आज वो मेरे ही डिपार्टमेंट में सीटीआई हो, मेरे डिपार्टमेंट में कमिश्नर के पोस्ट पे तो हैं। आपने कभी बताया कि सर आप फर्स्ट नहीं, जो उनसे क्लिक हुआ उनसे माइंड मेरा में? इंटरेक्शन हुआ बाद में, एक बार मुलाकात हुई बाद में भी, बट वो बहुत शॉर्ट थी, ओके। क्रस्ट थी, क्योंकि हम टॉपिक पे ही बात कर रहे थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस बारे में बात नहीं हो पाई, अनऑफिशियल टाइप की। हाँ, लेकिन कभी जरूर मौका मिला तो मैं उनको बताऊंगा कि सर बिल्कुल। कहीं ना कहीं मेरे सिविल सेवाओं के प्रति रुख के जो पीछे है उनका इंस्पिरेशन बहुत बड़ा है। इसके अलावा कुछ दोस्त मेरे तैयारी कर रहे थे पहचान के लोग, बट मेरी रुचि कभी थी नहीं इस फील्ड में। ओके। मेरी सबसे पहली जो रुचि इस फील्ड में जब जागी कि मुझे करनी ही है अब इसमें, वो आई थी जून 2017 से, ओके। कि मैं अब ठीक है, अब मैं तैयारी करूंगा। तो जून 2017 से फिर मैंने तैयारी शुरू की। यूपीएससी के भी कुछ अटेम्प्ट्स दिए और सीजीपीएससी के भी मैंने अटेम्प्ट दिए। 16 का अटेम्प्ट मेरा हुआ नहीं, 17 का अटेम्प्ट मेरा हुआ नहीं, 18 में मेरा पहली बार प्रीलिम्स हुआ, मेंस नहीं हुआ फिर। ओके। उसके बाद 2019 में मेरा प्रथम सिलेक्शन हुआ सीजीपीएससी में, 91th रैंक आई मेरी उस साल और मुझे कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला। और इस साल फिर मेरे को जो है 29th रैंक आई है। तो एक बहुत लंबी जर्नी रही। लंबी जर्नी है, काफी समय आपने इसमें स्पेंड किया और मन में था कि बस ये तो निकालना ही है। हाँ, बहुत ऑप्शन होते भी नहीं है ना आजकल युवाओं के पास। छत्तीसगढ़ में वैसे भी थोड़ा सा हाँ, प्राइवेट की तो बहुत कमी तो है। इसका अगर कुछ नुकसान है तो फायदा भी है। नुकसान ऑप्शंस नहीं होते और फायदा भी यही है कि ऑप्शंस नहीं होते। दोनों ही चीज सही है। तो आपने जब प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट की थी तो आप फोकस्ड थे बिल्कुल कि आपको एकदम शुरू से ही पता था, या धीरे धीरे इस फील्ड में जैसे बहुत लोग के साथ होता है? जैसे ना मेरी प्रिपरेशन शुरुआत में सब एग्जाम्स देने हैं, गवर्नमेंट के सारे एग्जाम्स देने हैं, जैसे व्यापम के सारे एग्जाम्स देने हैं, एसएससी के एग्जाम्स देने हैं, बैंकिंग के देने हैं। तो जैसा जो डाइवर्जन होता है ना, भटकाव का दौर हाँ, होता है सबके साथ शुरुआत में होता है ना कि जॉब चाहिए, चाहे कहीं भी कहीं चाहिए। भी लग जाए। तो मैंने आईबीपीएस के एग्जाम्स दिए, आरआरबी के एग्जाम्स दिए, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल दिए। उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उस पर भी मैंने थोड़ा किस्मत आजमाया। बट जब प्रीलिम्स में थोड़ा एक दो बार क्लोज मार्जिन से चूका ना, 2017 पीसीएस में, जो मैं बहुत क्लोज मार्जिन से जब प्रीलिम्स में चूका, तो मेरे को लगा कि हाँ, मैं अब ये कर सकता हूँ। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप कितने मार्जिन से चूक रहे हैं ये देखना इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं टेक्निकल की पोस्ट की तैयारी कर रहा था तो मेरा जो चूकने का मार्जिन था वो बहुत बड़ा था। अच्छा। तो समझ में आ गया कि ये ना होगा। नहीं है। बिल्कुल, मतलब आपने खुद सेल्फ एनालिसिस किया और फिर आपको एक डायरेक्शन मिल गया। फिर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन भी की, तो क्या वो भी बहुत दूर दूर से चूका थोड़ा सा। तो
क्या डिफरेंस आपको लगा कि सीजीपीएससी और यूपीएससी की प्रिपरेशन में? शुरुआत में तो बहुत अंतर था। हम्म, जैसे भाई सिलेबस में अंतर आता है। जो जीएस इंडियन जीएस है वो तो मोर और लेस कॉमन है, बट उसमें डेप्थ का इशू आता है। बिल्कुल। जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो जो डेप्थ की जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी टॉपिक पे, वो यूपीएससी में बहुत ज्यादा है। बहुत है। और सीजीपीएससी में हम थोड़ा सतही ज्ञान से काम चल जाता है। और इसमें फिर सीजी का सिलेबस है जो हाँ। छत्तीसगढ़ जीएस का सिलेबस है, तो वो एक अंतर आता है। तो थोड़ा कंपैरेटिवली जो है सीजीपीएससी उस वक्त आसान लगता था, बट हालांकि अब वो अंतर भी अब खत्म हो चुका है। बिल्कुल। अब तो 2020-21 के बाद ऐसा लगने लगा है कि यूपीएससी ज्यादा आसान है। पैटर्न CGPSC बहुत चेंज होते जा पैटर्न रहा है बहुत चेंज हो सीजीपीएससी गया का। है। क्वेश्चंस के जो क्राइटेरियाज है वो बहुत बदले बहुत हैं बढ़ गया। तो पिछले जितनी कुछ सालों डेप्थ की में। बात हम यूपीएससी में करते थे, अब कहीं ना कहीं सीजीपीएससी भी उतनी ही डेप्थ की रिक्वायरमेंट अब बिल्कुल, वहां पे भी आ गई है। उतना ही फोकस और उतना ही हाँ। टाइम एफर्ट सब लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर बहुत बार स्टूडेंट हाँ यहाँ भी आते हैं, पूछते हैं कि यूपीएससी और सीजीपीएससी की प्रिपरेशन क्या साथ में हो सकती है, तो लोगों बिल्कुल। ने किया है। देखो हम जरूर बोलते हैं कभी कभी होता है नहीं होता, बट लोगों ने किया है। हमारे यहाँ एक जो लास्ट ईयर सेलेक्टेड थे, जो सेकंड रैंक आए थे, वो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे और सीजीपीएससी में भी उन्होंने पोस्ट ली। तो लोग कर ही रहे हैं और कर भी ले, सिलेक्शन दोनों में मिल भी रहा है उनको। बिल्कुल। तो असंभव कुछ भी नहीं है। हाँ, बस आपकी मेहनत पे है कि आपकी आप मेहनत, कितना। आप कितने फोकस्ड हैं, डेडिकेटेड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, उस पे ओके। मैटर करता है। तो आपका फर्स्ट प्री निकला, मेंस नहीं निकल पाया। हाँ। फिर आपने मेंस के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की, क्या चेंजेस जैसे किए अपनी पढ़ाई के रूटीन में? 2017 में जो प्रीलिम्स हुआ था, 2017 प्रीलिम्स या जो 2018 में हुआ 18 था में वो, होता। तो 2017 प्रीलिम्स में बहुत क्लोज मार्जिन में था। तो जब प्रीलिम्स में देख के आया तो मुझे लगा कि प्रीलिम्स हो जाएगा इस साल। ओके। और मेंस की उस साल बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। अच्छा। बस इतना पता था कि सिलेबस ऐसा है, ओके, और मतलब कुछ भी नहीं पहले पता प्री था। पढ़ा था बस, फिर मेंस देख लेंगे। तो मेंस देख लेंगे वाली स्थिति थी। तो फिर मैंने दिल्ली आईएएस में टारगेट बैच ज्वाइन की, ओके। क्योंकि प्रीलिम्स लगा कि हो जाएगा। मेंस की तैयारी सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन का तरीका यही है कि टारगेट बैच ज्वाइन किया जाए। तो 2018 में मैंने टारगेट बैच ज्वाइन किया यहाँ पे, बट बहुत क्लोज मार्जिन से उस साल प्रीलिम्स हुआ नहीं मेरा। ओके। तो फिर मेरे पास एक तरीका था कि सब कुछ छोड़ के वापस से प्रीलिम्स में तैयारी करते रहो। बट मैंने क्या किया कि मैंने उस टारगेट बैच के कोर्स को भी कंटिन्यू किया, और मैंने अपने आप को ऐसा प्रिपेयर किया कि मैं इस साल मेंस दे रहा हूं। ओके। मतलब मैं उन्हीं के साथ उठता बैठता जो इस साल मेंस दे रहे थे। वो टेस्ट सीरीज देते तो मैं भी टेस्ट सीरीज देता। ओके। ओके। तो हालांकि मैंने उस साल मेंस दिया नहीं, बट मेरी तैयारी उस साल मेंस की मतलब ऐसी हो गई कि मैं दे सकता था अगर मेरा प्रीलिम्स होता तो। बिल्कुल। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी। उसके बाद मैंने दिल्ली आईएएस में ही जब मेरा ये मेंस हो गया, तो उसके बाद समझ में आया कि अब क्या करूं, प्रीलिम्स हुआ नहीं है, टारगेट बैच भी कंप्लीट हो गया है। ओके। क्योंकि टारगेट बैच मेरे ख्याल से मई जून में हाँ, कंप्लीट 3 हो जाता है। 3 मंथ ड्यूरेशन का होता होता है है, बस। जून में कंप्लीट हो जाता है। तो अब जून से लेके नेक्स्ट फेब तक क्या करूं, तो मैंने उसी टारगेट बैच को जो है मैंने लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करा लिया। कुछ डिस्काउंट भी दे रहे थे उस साल तो टारगेट बैच वालों को, तो थोड़ा डिस्काउंट भी मिल गया था। तो मैंने उसको लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करा लिया, और फिर मैं लॉन्ग टर्म मेंस की तैयारी यहीं दिल्ली आईएएस से करने लगा। और तो मेंस की तैयारी फिर साथ साथ होती गई और मैं चीज़ों को समझते गया। फिर साथ साथ में थोड़ा प्रीलिम्स वगैरह भी के तैयारी लिए करते भी। रहा, और टेस्ट सीरीज बहुत लगाई मैंने इधर उधर। तो टेस्ट सीरीज लगाने से बहुत फायदा हुआ। तो मेरा जो है तैयारी में टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं दोनों टेस्ट में सीरीज ही, को, प्री और हाँ, मेंस प्री दोनों और में। मेंस दोनों के लिए टेस्ट सीरीज एक ऐसी चीज है ना आपको, क्योंकि एक तो रिवीजन का जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो जाता है उससे, क्योंकि आपको बार बार रिवाइज करने, टेस्ट सीरीज की वजह से आप बार बार रिवाइज कर लेते हैं। टॉपिक पढ़ेंगे ही उस टाइम पे। चीजें दिमाग में बैठती जाती हैं। और होता यूं था ना, उस साल तो ऐसा होता था कि अगर आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व की है तो टेस्ट सीरीज के 20-30 क्वेश्चन डायरेक्ट मेंस में नजर आ जाते थे। ओके। तो बहुत सी चीजें याद रहती हैं टेस्ट सीरीज में। मैंने इसका आंसर को ऐसा लिखा था, मैंने ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में देखा था, तो अब मैं इसको यहाँ लिख सकता और हूँ। अगर आपको कुछ मार्क्स वगैरह भी कम मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि कहाँ पे गलती हो रही है। शुरुआत में मेरे मार्क्स को सीरियसली नहीं लिया। बहुत शुरुआती स्तर पर था, तो मेरे साथ ऐसा था कि मेरे मार्क्स कम आ रहे थे, तो मैंने बहुत सीरियसली लिया नहीं उसको। मैं जानता था कि मेरी तैयारी अभी हुई नहीं है ढंग से, तो अभी मार्क्स कम ही आएंगे। तो बस मोटिवेशन ये चाहिए था कि हाँ, टेस्ट, पहला तो मोटिवेशन ही है कि मार्क्स कमा रहे हैं फिर भी जाके टेस्ट सीरीज में बैठना है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोग वहीं पे क्विट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं।
मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हमसे नहीं बन रहा है, हमसे बन हमसे नहीं नहीं रहा होगा है, वाला। पेपर 3 घंटे में कंप्लीट नहीं हो रहा, हम टेस्ट सीरीज नहीं देंगे। ऐसा नहीं करता था मैं। मेरे पेपर 3 घंटे, शुरुआत में मेरे से 3 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं होता था, स्पीड नहीं थी राइटिंग में, ओके। और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता था क्योंकि वो 3-4 दिन के शेड्यूल में ही नेक्स्ट पेपर हो जाता था। तो 3-4 दिन में किसी पार्ट या किसी पेपर को कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल मुश्किल होता है। है। तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, नंबर भी नहीं आए, बट मोटिवेशन बना के रखना था कि भाई टेस्ट सीरीज तो देने हैं। और मोटिवेशन एक ये था कि टेस्ट सीरीज के पैसे भी लगे थे। अच्छा किफायत तो देख रहे थे आप यहाँ तो पे। अब अगर मैंने पैसे दे ही दिए हैं, ना दूंगा ना जाऊंगा नहीं, टेस्ट सीरीज हाँ, देने, तो पैसे वेस्ट तो होगा। फिर भी चले गए हैं। हाँ सर, कई बार क्लास में बोलते हैं वो 500 का नोट जला देना हाँ, अगर नहीं आओगे तो। हाँ, तो टेस्ट सीरीज देना था, चलो ठीक है जाते हैं, पैसे तो दे दिए हैं। तो टेस्ट सीरीज दिया, और उस टेस्ट सीरीज से फिर मेरी तैयारी एक ठीक ठाक स्थिति तक पहुंची, और फिर मैं सिलेक्शन के क्लोज हुआ। 2018 में प्रीलिम्स हुआ, मेंस की तैयारी थी, बट वो मेंस बहुत क्लोज मार्जिन से अगेन। मैं हर बार ना ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं क्लोज मार्जिन से बहुत चूकता हूँ। ओके। तो मुझे याद है 2018 में जो मेंस हुआ, 737 मार्क्स थे मेरे, ओके। और 737.5 वाले को इंटरव्यू कॉल आया था। ओ, तो 0.5 मार्क्स से, हाँ, मैं फिर तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी बहुत काफी। डिसअपॉइंटमेंट था, बहुत बहुत डिसअपॉइंटमेंट था, और लगा कि यार ये, देखो क्लोज मार्जिन से चूकने का एक फायदा ये होता है कि आप बहुत क्लोज हैं अब सिलेक्शन के, लेकिन हाँ थोड़ा दुख होता है, मैं ही क्यों 0.5 मार्क्स दे देता तो क्या जाता उसका, चेकर का क्या चला जाता, 0.5 और दे देता तो कम से कम इंटरव्यू दे देता। बट फिर समझ में आया कि अगर इंटरव्यू दे भी देता तो शायद फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि मेंस में मार्क्स मार्जिन से थे, मार्जिन से थे, इसलिए बॉर्डर पे ही थे। थोड़ी और मेहनत की जरूरत तो है। थोड़ी और मेहनत की जरूरत थी। सीजीपीएससी में एक फायदा ये ना, एक साइकिल जो है ना, ये बहुत 1 साल का साइकिल है। हाँ, तो आपके पास उदास होने का, डिसअपॉइंट होने का, डिमोटिवेट होने का बहुत समय होता नहीं है। होता बिल्कुल, और ये एक एकदम अच्छी है। फिक्स है ये साइकिल, हाँ। इसलिए काफी अच्छी अब चीज जैसे है इसके साथ। मुझे याद है वो जो 0.5 मार्क्स चूकने वाला जो मेंस हुआ 2018 वाला, उसका रिजल्ट आया दिसंबर में, ओके। 20 दिसंबर को, और फैब में और आपका फ्री था। फरवरी में मेरा प्रीलिम्स था। तो 20 तारीख को रिजल्ट आया, 21 तारीख को उदास हुआ, 22 तारीख को प्रीलिम्स मतलब में बैठ आप गया। काफी सेल्फ मोटिवेटेड थे, या फिर फैमिली से सपोर्ट मिलता था? हाँ, फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। फैमिली ना, मेरे पापा बहुत इसमें सपोर्टिव हैं। उनको करियर में तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये सवाल नहीं पूछते कभी वो। ओके। तुम करो जो तुमको करना ठीक है। लग रहा है, मतलब केपेबल हो इनफ, हमको ट्रस्ट डिसीजन है। मेकिंग में उन्होंने मेरे कभी डिसीजन पे सवाल नहीं उठाया कि तुमने ऐसा किया तो क्यों किया। ओके। उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया, आप जाओ, आपको जो अच्छा लगता है करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेरेंट्स एक टाइम के बाद, अरे इतने साल से प्रिपरेशन इतने कर साल रहे से हो, कर रहे हो, कब कभी उन्होंने ऐसा नहीं निकलेगा? बोला वापस आ जाओ, कभी ये ऐसा नहीं बोला कि अब मैं तुमको पाल नहीं सकता, घर से नहीं भेज सकता। तो उनका सपोर्ट बहुत बहुत ज्यादा था। ओके। घर का सपोर्ट सच में मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग था। कोविड का जो टाइम आया, कोविड में तो और स्थितियां खराब हो बहुत। गई। तो कोविड की स्थितियां ऐसी थी कि घर की भी आर्थिक स्थितियां खराब हुई, सभी की यहाँ हुई, सबके देश की हुई, तो जी बिल्कुल। उसी देश में हम भी रहते हैं। तो अगेन उसके बाद भी पेरेंट्स ने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला कि अब तुम अपना काम करो, अब मैं नहीं सपोर्ट कर सकता, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाओ। मतलब कहीं ना जब कहीं भी- उनको ट्रस्ट बहुत था हाँ, आपके ट्रस्ट बहुत ऊपर था। कि मेरे पेरेंट्स के साथ ये था ना कि ये जो करेगा कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा लाइफ में। ओके। मतलब मुझसे ज्यादा भरोसा मेरे पेरेंट्स को था इस मामले में। अच्छा। तो सीजीपीएससी में समय लग रहा था, मुझे याद है प्रीलिम्स नहीं हुआ सिलेक्शन मेरा, बोले कोई बात नहीं। नेक्स्ट मुझे याद है मैं प्रीलिम्स में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं बताने को सोच रहा था मैं कैसे बताऊं ओके। घर पे, क्योंकि बताना तो था, क्योंकि हर 2-3 मैंने ये बता दिया था कि रिजल्ट आने वाला है। तब रिजल्ट आने वाला था तो हर दूसरे तीसरे दिन पूछते थे कब आएगा। बिल्कुल। तो अब मैं बताना तो था, बट कैसे बताऊं, बहुत देर तक सोचा, 1-2 घंटे तक कि कैसे बताऊं। तो मैंने उस दिन नहीं बताया। ओके। रिजल्ट आ गया है और सिलेक्शन नहीं हुआ है। खुद को प्रिपेयर कर रहे थे आप खुद को अंदर प्रिपेयर से? कर रहा था और ये सोच रहा था कि बताऊं कैसे, उनको खराब लगेगा, मुझे खराब लगेगा, क्योंकि होता है ना, मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे बहुत उम्मीद थी, उनको भी बहुत उम्मीद थी। बिल्कुल। तो बहुत देर तक सोचा नहीं बताऊंगा, उस दिन मैंने नहीं बताया। बट नेक्स्ट डे मैंने बोला, बहुत कैजुअली बोला कि मेरा नहीं हुआ। ओके। ठीक रिएक्शन है। क्या आया घर बोले से? ठीक है, कोई बात कोई बात नहीं, ये बहुत जरूरी है। बस कुछ भी नहीं उनका, कोई रिएक्शन नहीं, कोई डांटने का लहजा नहीं, कोई सवाल का लहजा नहीं। ठीक है, एक बार और करो। ओके।
तो ये तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे ये सपोर्ट जो बाद में है। मैंने सोचा कि यार मैंने इतनी मेहनत की, कैसे बताऊं सोच के, और इतनी की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो फैमिली का सपोर्ट सच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस एग्जाम के लिए। बिल्कुल, क्योंकि ये एक तो टायरिंग है, बहुत लॉन्ग टर्म के हाँ लिए आप प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन हाँ आपकी चलती रहती है, फिर ये हर्डल्स आते हैं, तो फैमिली, आप घर से बाहर रहते हैं, और तो हाँ बहुत सारी चीजें फेस करनी होती हाँ। है। वो आपको घर वालों को लगता होगा ना कि ये रात रात भर आवारा की तरह घूमता रहता है। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे मेरे पेरेंट्स को मुझ पे बहुत भरोसा था ओके, और आपने वो कि भरोसा कायम रखा, आह, भटकाव से आप बचे रहे, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं एक टारगेट लेकर के कि हमको सेलेक्ट होना है, ऑफिसर बनना है, फिर कुछ टाइम के बाद उनका सर्कल ऐसा बन जाता है या उनकी चीजें इतनी अलग हो जाती है कि वो डायरेक्शन से ही दूर हाँ चले इसमें जाते हैं ना अपने। मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेंड सर्कल का बहुत बड़ा योगदान होता है जो तैयारी में। मेरी ईश्वर की कृपा से फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा रहा हमेशा से। ओके। मेरे दोस्त हमेशा मुझे मोटिवेटिंग मिले हैं, न कि डिमोटिवेटिंग, या मुझे ऐसे नहीं मिले हैं चल चाय पीने चल घूमने चलते हैं। ओके। इस तरह के दोस्त मुझे कम मिले, बल्कि मैं उनको बोलता था कि चलो यार आज थोड़ा थक गए हैं घूमने चलते हैं, रिलैक्स चलो करना यार है। आज थक गए हैं चलो चाय पी के आते हैं। ओके। तो मेरे साथ मेरे दोस्त ऐसा थे कि अगर मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ तो मेरे दोस्त 5 घंटे पढ़ते थे। अच्छा, तो मैं उनको देख करके कंपटीशन भी था कंपटीशन, मतलब। हाँ थोड़ा सा एक हेल्दी मन में कंपटीशन तो होता है रहता ना। ही है, बिल्कुल। और वो उस हेल्दी कंपटीशन ने बहुत हेल्प की है ओके। कि आपका दोस्त है, आपके साथ बैठा हुआ है, आप लाइब्रेरी में साथ में बैठे हुए हैं, आपको हर आधे घंटे में उठना है, वो एक बार बैठा है 4-5 घंटे से उठ ही नहीं रहा है, हम्म। लगातार बैठा पढ़ रहा है। बिल्कुल, तो तो वो बहुत हेल्प एक करता है। पीयर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कहीं एग्जैक्टली ना exactly। कहीं। और वो पीयर प्रेशर बहुत पॉजिटिव है, वो बहुत हेल्पफुल है, हेल्दी है, जरूरी है, जो कि जरूरी है। जरूरी है, होना हाँ चाहिए ऐसा हाँ सर्कल। हाँ नहीं तो आप ऐसे लोग से सरवाइव करेंगे तभी आप आगे निकल हाँ। पाएंगे। मैंने ग्रुप स्टडीज बहुत की उनके साथ फिर। ओके। तो हम ग्रुप स्टडीज बहुत करते थे, तो इसकी वजह से मेरे मेरे अंदर स्पीकिंग कैपेबिलिटीज भी आई। इंटरव्यू के लिए मैं भी साथ साथ तैयार होता गया। ओके। और ग्रुप स्टडीज से ऐसा होता है ना कि आप कम पढ़ोगे, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, बट वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है। बिल्कुल। प्लस इनपुट, आप कुछ ग्रुप स्टडी में आप अपना इनपुट दे रहे हैं, कुछ सामने वाला इनपुट दे रहा है, तो कुछ अच्छे पॉइंट्स हम देते हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स वो देते हैं। तो उससे एक बहुत चीजें याद बहुत लंबे समय तक रहती हैं। हाँ, क्यों डिस्कशन वाले जो टॉपिक हाँ होते हैं वो ज्यादा याद रह जाते हैं बहुत कहीं ना बहुत कहीं देर तक मेमोरी याद में, रहते हैं। और वो बेनिफिशियल होते हैं। फिर आपका जब मेंस आपने क्रैक कर लिया लास्ट ईयर का, हाँ और इस साल का भी, फिर इंटरव्यू के लिए क्या आपने स्ट्रैटेजी इंटरव्यू के लिए फॉलो ना की? 2019 वाले के लिए मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया था यहीं पे ओके। दिल्ली आईएएस में। क्योंकि ना मॉक इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा देता नहीं था। ओके। मुझे पता नहीं कि मॉक इंटरव्यू से कि आप कहें डर लगता है या आप कहें मुझे थोड़ी इच्छा कम होती थी मॉक इंटरव्यूज देने की। मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया था दिल्ली आईएएस में ओके। 2019 वाले में, और 2021 में वो भी नहीं दिया। ओ। 2021 में तो मैं दिल्ली आईएएस पैनल में था, इंटरव्यू पैनल में। तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि टेबल के उस तरफ बैठने का भी एक्सपीरियंस हो और गया और इस टेबल तरफ के इस का तरफ भी। बैठने का भी एक्सपीरियंस हो गया। तो 2021 वाले में दिल्ली आईएएस में इंटरव्यू पैनल में मैं था। हमने करीब 15-20 लोगों के इंटरव्यू लिए 2 दिन में। बिल्कुल। तो इस तरफ बैठने का ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो गया। ओके। इंटरव्यू लेने वाले के साइकोलॉजी को समझने का थोड़ा मौका मिला। क्वेश्चन में डिमांड क्या होती है इंटरव्यू की, तो मुझे इंटरव्यू में लेने के दौरान, देने के दौरान नहीं, ओके। इंटरव्यू लेने के दौरान 2-3 चीजें समझ में आई कि इंटरव्यू लेने वाला कभी झूठ सुनना पसंद नहीं करता। वो बिल्कुल। पता नहीं कौन सी शक्ति उनको मिल जाती है, वो समझ समझ जाते हैं कि जाते ये झूठ बोल हैं। रहा है, ये यहाँ पे हमको बेवकूफ बनाने की फेक कोशिश नहीं कर, करना होता, फेक जो नहीं है बनने की रियल है कोशिश। मतलब। एग्जैक्टली। तो और ये इंटरव्यू लेने के दौरान समझ में आई, देने के देने दौरान के दौरान नहीं नहीं समझ आई। में आई। ओके। तो जब वो हमने दिल्ली आईएएस में 15-20 लोगों का इंटरव्यू लिया उस साल 2021 में ही, उसमें से कुछ लोगों ने बहुत अच्छा रैंक भी इस साल सिक्योर किया है। तो मैं खुद भी इंटरव्यू दे रहा था और इंटरव्यू ले भी ले रहा भी था इस रहते हैं साल। यहाँ पे। हाँ तो बाद में मेरे साथ के जो पैनलिस्ट थे उन्होंने मुझे कहा भी, जिसमें भूपेंद्र सर थे, तिवारी, लक्ष्मीकांत सर थे। लक्ष्मीकांत सर। तो लक्ष्मीकांत सर ने बोला, भूपेंद्र सर ने बोला आप भी इंटरव्यू दीजिए, अच्छा। आपका भी है इंटरव्यू। बोला सर दूंगा। और फिर मैं गायब हो गया, मैं इंटरव्यू देने नहीं आया। पर तो पिछले जब आप सीटीआई की पोस्ट पे सिलेक्ट हुए और अभी आप सेलेक्ट हुए, तो इन दोनों के आप जब मेन इंटरव्यू देने गए पीएससी पैनल में, हाँ, तब आपको क्या डिफरेंस लगा खुद में और फिर आंसर्स में? बहुत चीजें सिमिलर मिली मुझे। ओके। अब अंतर यह था कि यहाँ 3 पैनलिस्ट थे, वहां 4 थे। ओके। तो ये छोटे अंतर थे। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका, हम्म। क्वेश्चन की डिमांड,
और जो बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं ना, उसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो हमने यहाँ मॉक में लिए थे, पूछे थे, वही वहां पे पूछे जा रहे हैं। जैसे हमने कुछ कैंडिडेट से यहाँ पे पूछा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में बताइए, मैं नहीं पूछा था और वही सवाल मुझसे उन्होंने पूछ लिया। तो मैंने आंसर सुना था, तो मुझे मालूम था कि उसने वहां पे ये गलतियां की थी, तो मुझे ये नहीं करना है। तो इंटरव्यू लेने का बहुत है, और मैंने बहुत इस चीज को मैंने बहुत गौर किया, और मैं बोलता भी हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी के दौरान क्या करना चाहिए ना, 3-4 लोगों जो इंटरव्यू दे रहे हैं ना, उनको एक ग्रुप बना लेना चाहिए और आपस में इंटरव्यू लेना और देना चाहिए। मॉक इंटरव्यू तो देना ही है, लेकिन इसका बहुत हेल्प होता है, क्योंकि आप टेबल के इस तरफ बैठने का एक्सपीरियंस बहुत होता है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, बाद में मैंने एसीएफ के भी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया एक संस्थान में, तो उससे भी मुझे बहुत हेल्प हुई। तो यही मैं कहता हूँ कि इंटरव्यू आपको ग्रुप्स के साथ एक दूसरे का मॉक लेना बहुत बहुत हेल्पफुल होता है इसमें। मतलब सीजीपीएससी एक सोलो जर्नी नहीं है, बहुत लोग मिलते हैं आपको और बहुत लोग आपको आगे पहुंचाने में आपकी हेल्प करते हैं। सोलो नहीं है, हाँ, लेकिन ये है कि ग्रुप ऐसा हो जो पॉजिटिव हो, वो वेस्ट ऑफ टाइम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे के क्या प्लान्स हैं अब आपके? अब आगे के प्लान्स तो ये हैं, नेक्स्ट मेंस भी देना है। अच्छा, डीसी की पोस्ट लेनी है। कोशिश करेंगे। तो अभी जून में एक मेंस है, तो अभी तो आपकी प्रिपरेशन तो कैसी है? नहीं, अभी कर नहीं पा रहा हूँ इन चीजों की वजह से, थोड़ा सा अभी सेलिब्रेशन मोड से जो बाहर आने में ना, क्योंकि लास्ट सिलेक्शन का भी है और इसका भी, प्लस ऑफिस में भी अभी थोड़ा सा काम बढ़ा हुआ है। ओके, समय तो नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, करना है। हाँ, आपने प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ दिनों जॉब की, 1 ईयर का आपका वहाँ का एक्सपीरियंस था, अब आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो क्या डिफरेंस प्राइवेट सेक्टर ना, प्राइवेट सेक्टर देखो, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है रिजल्ट्स का, गवर्नमेंट में उतना प्रेशर नहीं है। दूसरा अंदर मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट में देखता हूँ छुट्टियों का। तो प्राइवेट में छुट्टियां नहीं मिलती थी आपको, कभी कभी सैटरडेज और संडे को भी काम करना। मुझे याद है आज भी कि हमने दशहरे के दिन भी काम किया है प्राइवेट सेक्टर पे। हमने संडेज को भी काम किया है, सैटरडेज को भी काम किया, तो वीकेंड नाम की कोई चीज नहीं होती वहां पे प्राइवेट्स में, और सिविल इंजीनियरिंग में तो और खासकर। हाँ, गवर्नमेंट में ये हो गया कि आपको छुट्टियां बहुत हैं, और अब तो सैटरडेज भी ऑफ हो गई हैं, तो सैटरडे संडे मिल जाता है। रिजल्ट्स का उतना प्रेशर नहीं होता जितना प्राइवेट्स में होता है, और थोड़ा बहुत कंसिडरेट होते हैं यहाँ पे कि अगर आपको कोई छुट्टियां चाहिए तो मिल जाती हैं। ये तो छुट्टियों के लहजे से था। दूसरा जो अंतर मिलता है वो काम को लेकर के भी है। जैसे प्राइवेट्स में ना रिटर्न का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता, गवर्नमेंट में डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न चीजों का बहुत महत्व होता है। तो शुरुआत में मेरे को आता नहीं था, मैं छुट्टी के लिए, छुट्टी भी चाहिए तो मैंने फोन कर दिया कि सर आज मैं नहीं आ पाऊंगा, तो वो बोलते एप्लीकेशन भेजो। तो मुझे लगता कि जब मैंने आपको मौखिक बता दिया तो आपको लिखित में क्यों चाहिए। बाद में इन चीजों को समझ में आई, निमोरा ट्रेनिंग हुआ तो निमोरा में बहुत चीजें समझ में आई कि रिटर्न का क्यों महत्व है, डॉक्यूमेंटेशन का क्या महत्व है, फाइलिंग का क्या महत्व है, रिकॉर्ड कीपिंग क्यों जरूरी है। तो इन चीजों का महत्व प्राइवेट में कम था, गवर्नमेंट में बढ़ गया रिकॉर्ड कीपिंग जैसी चीजों का। तो अब आप सेलेक्टेड हैं। अब मैं आपकी हॉबी के बारे में जानना चाहूंगी थोड़ा, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज एंड ऑल दीज, आपकी हॉबीज क्या है, क्या करते हैं आप ऐसा फ्री टाइम में, आप क्या करना चाहेंगे आगे? फ्री टाइम में जैसे मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। मैं नुसरत फतेह अली खान की म्यूजिक को बहुत पसंद करता हूँ, गजल वगैरह सुनता रहता था। सुखविंदर सिंह को बहुत पसंद करता हूँ मैं, तो सुखविंदर सिंह की। और बाकी आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, तो वो तो देखना ही है। तो स्कूल टाइम पे खेलते थे आप कभी? हाँ, खेलता था क्रिकेट, हम लोग बहुत खेलते थे, हम लोग धूप में निकल जाया करते थे। हमने बहुत गर्मियों की छुट्टियों में बहुत क्रिकेट खेला अपने दोस्तों के साथ, और भरी दोपहरी में क्रिकेट खेला है। और तब गर्मी और धूप का एहसास नहीं था, और अब तो फेड हो जाता है। टैन हो जाती है स्किन। हाँ, तो उस वक्त तो इस तरह की चीजें थी नहीं। आप एक बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, जैसे अभी डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं हम उसको, अंडर डेवलप है वो, तो वहाँ जब आप सेलेक्ट होने के पहले और बाद में अपने सोशल बैकग्राउंड में आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी बातों में, उनकी एक्टिविटीज में कितना डिफरेंस फील कर पाते हैं? मतलब प्री सिलेक्शन और पोस्ट सिलेक्शन? हाँ, दोनों में वैल्यू बढ़ जाती है मार्केट में। थोड़ी इज्जत मिलने लग जाती है फैमिली और सोसाइटी में। थोड़ी फैमिली के जो डिसीजन मेकिंग है, अब उसको आपको वैल्यू मिलेगी। अब आपको जिम्मेदार पर्सन के तौर पर आपको देखा जाएगा। जब कुछ बड़ा डिसीजन घर में लेना होगा तो आपसे पूछा जाएगा
आसपास वाले भी फोन करते रहेंगे, बच्चे इंस्पायर होंगे बच्चे इंस्पायर आसपास होते के। हैं, अच्छा लगता है। अच्छा लगा। और यही तो सपना देखा था। कभी पॉजिटिव। कभी लगता है कि हाँ, यही तो चाहते थे जीवन में बिल्कुल। कि सामाजिक सम्मान मिले, हम्म। आजीविका का प्रश्न न रहे। बिल्कुल। यही सोचा सिक्योरिटी था। बहुत है गवर्नमेंट हाँ जॉब में एक्चुअली। हाँ और हाँ लोग आपको एक आइडल की तरह देखने लगते हैं, हाँ, आपकी वही फैमिली सामाजिक में हो सम्मान गई। मिलता है, एग्जैक्टली सामाजिक सम्मान मिलता। अभी तो घर गया था तो थोड़ा ठीक ठाक स्वागत हुआ, अच्छा लगा। यही चीजें मोटिवेट यही करती है चीजें एंड ऑफ द मोटिवेट डे। करती हैं, इसलिए मैंने उसको फिर सोशल मीडिया में शेयर भी किया। इसका उद्देश्य यही था कि यार बच्चे देखें कि इस जर्नी में जब आप सफल होते हैं तो आपको क्या क्या मिलता आपको है, फ्रूट क्या मिलता है फ्रूट्स क्या आपका। मिलते हैं, फल क्या मिलता है। तो ये इसलिए मैंने फिर बाद में उसको सोशल मीडिया में भी शेयर किया, तो अच्छा लगता है। ओके, और आपके आइडल कौन है? हाँ, मैं एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत बहुत एडमायर करता हूँ। ओके। इसके अलावा मैं क्रिकेट में विराट कोहली को बहुत एडमायर करता हूँ। ओके। मतलब मैं विराट कोहली का मतलब डाई हार्ट फैन हूँ। क्या सीखा विराट कोहली से ऐसा विराट आपने? कोहली, हालांकि वो उनका एंगर है, वो बहुत एंग्री हैं, बहुत क्या बोलना चाहिए उनको, बहुत अटैकिंग टाइप के अटैकिंग पर्सन है। पर्सन है वो एक्चुअली। उतना मैं हूं नहीं, ओके। मतलब मैं थोड़ा शांत स्वभाव का हूं, उनके तरह एंगर मेरे अंदर नहीं है। बट फिर भी मुझे उनका एंगर मुझे बहुत पसंद आता है। ओके। मुझे उनका पैशन है पैशन, उसका जो पैशन दिखता है टुवर्ड्स अलग योर से। गोल, पैशन टुवर्ड्स व्हाट यू आर डूइंग, बहुत पसंद आता है मुझे। ओके। तो स्वामी विवेकानंद को बहुत पसंद करता हूँ, भीमराव अम्बेडकर को मतलब मैंने उनकी किताबें कुछ पढ़ी, उनकी जर्नी को जब मैं समझा तो मुझे लगा कि यार अगर वो बंदा पढ़ सकता है ना, इतने ऑड्स थे उनके लाइफ में बिल्कुल अंबेडकर के, बहुत। इतने ऑड्स, और उनकी किताबें एक दो मैंने पढ़ी जो उन पर लिखी गई हैं। उनकी खुद की हाँ, जर्नी बहुत तो अगर वो इंसान पढ़ सकते हैं और वो भी जा करके लंदन अमेरिका में जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं वहां जाके पढ़ सकते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत आसान हो चुका है अब। हम ऑलरेडी काफी चीजों में हमको हाँ प्रिविलेज मिला हाँ, ही हुआ है कहीं ना कहीं एग्जैक्टली इस exactly। और उनके जनरेशन के ऑड्स आते तक। सिर्फ इकोनॉमिकल या सोशल नहीं थे, उनके तो मतलब फैमिली से फैमिली रिलेटेड से भी भी था, बहुत थे। और सोसाइटी भी उतनी मेंटल ट्रॉमा भी बहुत था उनकी हाँ, लाइफ में। तो सोसाइटी भी इतना उस वक्त दलितों के प्रति इतनी थोड़ी संवेदनहीन थी। तो अगर वो पढ़ सकते हैं तो हमारे लिए तो बहुत आसान है फिर। बिल्कुल तो बहुत बिल्कुल। बहुत से लोगों को पढ़ता हूँ किताबें एपीजे पर। की भी जर्नी कुछ हाँ, ऐसी ही थी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की भी बहुत जर्नी बहुत ऑड्स से भरी थी। बहुत मोटिवेशन मिलता है इनको पढ़ के। बिल्कुल, वो मुझे लगता है वो एक टाइम था जब आप 2009-10 में स्कूल में थे, हाँ तब ये लोग को इंस्पिरेशन मानते थे, लोग आइडल मानते थे। हाँ, आजकल लेकिन सोशल मीडिया की वजह से हम देख रहे हैं कि नहीं लेकिन इन्फ्लुएंसर्स का जो बहुत हाँ, बुरा इम्पैक्ट भी है। उस बारे में आप क्या बताना नहीं चाहेंगे? मैंने कभी इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि हम ना दिल्ली आईएएस से पढ़े हैं, सौरभ सर को हम अपना आइडल मानते हैं। हम सौरभ सर को देख के ही इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि हमको किसी और किसी और की इन्फ्लुएंसर की जरूरत जरूरत नहीं है। पड़ती नहीं है। तो हमने तो पूरी क्लासेस अटेंड की हैं सर की। हम तो मतलब इवन हम, मेरे दोस्त और मेरे जो साथ में पढ़े हुए लोग, वो बोलते हैं कि तुम्हारी पर्सनालिटी में सौरभ सर का बहुत प्रभाव है। मतलब मैं जब जब कुछ जब टॉपिक ज्वाइन बच्चों, किया था पहले और अभी हाँ, में जैसे डिफरेंस। कभी कभी क्या होता है, कुछ दोस्त कुछ जो जूनियर्स हैं वो बोलते हैं सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, ये टॉपिक समझा दीजिए। तो जब मैं उनको समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो वो बोलते हैं कि आपने बिल्कुल ऐसा समझाया जैसे सौरभ सर समझाते हैं। ओके। तो ये शुरुआत में एक जिम्मेदारी का लगता है कि यार अब सौरभ सर से अगर आपकी तुलना हो रही है तो ये बहुत जिम्मेदारी वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर लगता है कि खुशी भी होती है कि आप जिसको इतना एडमायर करते हैं और उससे आपकी जो कहीं ना कहीं है, हाँ सबकॉन्शियसली आप वैसे ही सीखने हाँ। लगते हैं और फिर चीजें। मैं ये भी समझा कि जब अगर आप मतलब फिर मैंने अपने आप को ये सोचा कि मैं चलो एक अच्छा शिष्य हूँ, कि उन्होंने जो पढ़ाया गुरु की मैंने, झलक दिख रही है तो। हाँ, तो मैं एक ऐसा शिष्य हूँ कि उन्होंने जैसा पढ़ाया अगर मैं किसी और को वैसा का वैसा पढ़ा पा रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज तो है ये। ये, मतलब आपका हाँ। भी एक कैप्चर करने का जो पावर है वो काफी नहीं, इसमें मैं बोलूंगा स्ट्रांग कि होगा। पढ़ाने वाले का योगदान ज्यादा है। उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया है कि मैं भूल ही नहीं पा भूल रहा ही हूँ। नहीं सकते बिल्कुल। शुभम जी, लास्ट में मैं चाहूंगी आप हमारे स्टूडेंट्स और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक मैसेज दीजिए कि वो अपनी पढ़ाई कैसे करें, या आपको जो भी लगता है आजकल की जनरेशन के हिसाब से। मैं स्टूडेंट्स को एक चीज के बारे में बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो एक जर्नी है ना, ये इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है पेशेंस की। ये कोई 2 दिनी प्रोसेस नहीं है, कोई एक साल का प्रोसेस नहीं है कि आप अचानक से उठे, प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, इंटरव्यू निकाल लिया। आपको समय लगेगा। और अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है, ईमानदारी से, डिसिप्लिन से आपने मेहनत की है, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। मुझे 6 साल लगे और 2017 में मैंने प्रिपरेशन शुरू की, आज 2023 है।
6 साल लगे, लेकिन 6 साल में मैं आज यहाँ बैठा हूँ। हो सकता है और भी मैं मेहनत आगे करूँ, कहीं और भी पहुँचूँ। आपको पेशेंस रखना होगा। आप हड़बड़ा नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बहुत से परेशानियां आएंगी, कोविड आएगा, आरक्षण का जो इशू हुआ उसकी वजह से बहुत समय तक एग्जाम्स नहीं हुए, इस तरह के इश्यूज आएंगे। बट अगेन, अगर आपने पेशेंस है, अगर आपने ईमानदारी है, अपने बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ जो वो कहते हैं ना कि आपको अपने प्रति ऑनेस्ट होना है, अगर आप हैं तो आपको सिलेक्शन मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगी। आप अपने गुरुजनों के प्रति आप सम्मान व्यक्त करें। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है तो आप बिल्कुल सम्मान से उनको देखें, उनको एडमायर करें, उनसे सीखने की कोशिश करें, अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें। कम से कम हमको ऐसा करना चाहिए, एक गलती दोबारा ना हो। बिल्कुल। अगर एक ही गलती हम 2-2 बार 3-3 बार कर रहे हैं तो ये हमारी कमी हुई। अगर मैंने कोई एक गलती की है और उसको मैंने सुधार लिया है, दोबारा कोई और गलती हुई है, फिर मैंने उसको सुधारा, तो धीरे धीरे हम परफेक्शन की ओर बढ़ते जाते हैं। तो अपनी गलतियों से सीखिए, दूसरों की गलतियों से सीखिए, पेशेंस रखिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। थैंक यू शुभम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज। और ये थे शुभम जी हमारे साथ में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपर से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।